जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के सिलेबस को, जो कि जीके का सिलेबस है, उस जीके को पूरी तरीके से साथियों कंप्लीटली तौर पर खत्म करेंगे। यानी कि जितने भी चुनिंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों आपके एसएससी जीडी में, उन सभी टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने छांट कर निकाला है और आज की इस वीडियो में साथियों आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि इन सभी सवालों के जवाब आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चन से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उनको भी कराऊंगा। बस आपको तसल्ली से साथियों इन सभी प्रश्नों को देखते जाना है और जो प्रश्नों से संबंधित बातें मैं आपको बताऊं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट साथियों सवाल बनता है। ठीक है ना? तो बहुत ध्यान से इन सभी सवालों को आप लोग देखिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। अगर बात करें साथियों अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, तो मैं कहूंगा बौद्ध धर्म से है। अच्छा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं ये कहां पर हैं, तो ये कहां पर हैं साथियों, आपको मालूम होना चाहिए ये महाराष्ट्र में है। क्या महाराष्ट्र में है? अच्छा, और भी कुछ गुफाएं हैं, जैसे कि अगर बात करें कि एलोरा की गुफाएं कहां हैं, अगर आपसे ये सवाल बन जाए तो एलोरा की गुफाएं कहां पर है। एलोरा की गुफाएं भी साथियों महाराष्ट्र में है। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अजंता की गुफाएं कहां पर हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं, क्या साथियों एलिफेंटा की गुफाएं आपसे बहुत पूछी जाती है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 500 रुपए के नोट पर साथियों जो चित्र दर्शाया जाता है ना, ये किसका चित्र दर्शाया जाता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र दर्शाया जाता है, तो आप मुझे बताएंगे सांची के स्तूप का। क्या आप मुझे बताएंगे? आप मुझे बताएंगे कि सांची के स्तूप का जो चित्र है ना, ये 200 रुपए के नोट पर दर्शाया जाता है। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र होता है, तो मंगलयान का, क्योंकि ये सवाल यहां से बनते हैं। तो मंगलयान का चित्र जो होता है वो 2000 के नोट पर होता है। और अगर बात करें साथियों 500 रुपए के नोट पर, तो लाल किले का चित्र होता है। जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इस सवाल की साथियों अगर हम लोग बात करें, देखिए जितना मैं आपको समझा रहा हूं, जितना आपको पढ़ा रहा हूं साथियों, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 78% होती है। कितनी मात्रा होती है? 78% होती है। लेकिन सवाल ये तो पूछा जा सकता है, उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। अगर आपसे ये पूछे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 21% आपको बताना है। ठीक है ना? 21% आपको बताना है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था, मुझे बताइए। तो ये तो साथियों 20 मई 1498 को भारत आया था। 20 मई 1498 को भारत आया था। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल है, देखिए राजधानी वाला आपके सामने है, यानी कि राजधानी नहीं, यहां पर साथियों राज्य लिखा होना चाहिए था और यहां पर राजधानी लिखा होना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए देखिए, अब यहां पर अगर बात करें, आपको बताने कौन सा गलत है। जैसे कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मैं कहूंगा बिल्कुल सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा की राजधानी क्या अगरतला है, मैं कहूंगा बिल्कुल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। उसके अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर है, बिल्कुल है। लेकिन नागालैंड की राजधानी भुवनेश्वर नहीं है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है ना? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर वाकई में सिलेक्शन की जुनून है आपके अंदर, आपका मन में साथियों सिलेक्शन की चाहत है, तो मैं कहूंगा इस चैनल को, एग्जाम फतेह के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मेरा मानना है कि अगर पढ़ा दिया आपको दम लगा के, तो सिलेक्शन तो आपका बहुत आराम से मैं करवा दूंगा। ठीक है ना? पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई, ये आपसे अगर पूछे, देखिए अगर राज्य आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि महाराष्ट्र से बिहार। क्या आपको बताना है? आपको बताना है साथियों पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई, तो महाराष्ट्र से बिहार तक चलाई गई। लेकिन अगर जनपद के बारे में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों देवलाली से दानापुर तक चलाई गई, क्योंकि देवलाली महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार में है। उसके बाद देख लीजिए उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है, तो मैं कहूंगा साथियों नवाबगंज पक्षी विहार
बिहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी बिहार कर दिया गया। अगला सवाल है कि किसान, ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है। उसके बाद देखिए कि शेरशाह को साथियों कहां दफनाया गया था। अब मैंने जब साथियों एग्जाम पेपर आपका देखा, क्वेश्चन पेपर आपका देखा, तो वहां से शेरशाह सूरी से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में शेरशाह सूरी से संबंधित जितने सवाल है वो सारे मैं आपको साथियों क्या करूंगा, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। अब अगर बात करें क्या क्या आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला सवाल जो बनता है साथियों कि पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया। क्या ये पहले नाम था इसका? आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र को अब पटना कहा जाता है और ये नाम किसने दिया? शेरशाह सूरी साहब ने। उसके अलावा अगर बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कबूलियत प्रथा, क्या कौन सी प्रथा साथियों, कबूलियत प्रथा या पट्टा प्रथा, क्या कबूलियत प्रथा या पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो मैं कहूंगा किसने की साथियों, शेरशाह सूरी ने की। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? क्या ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? तो आप क्या बताएंगे? शेरशाह सूरी बताएंगे। यानी कि इतनी चीजें आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों कब मनाया जाता है, देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस तो साथियों 24 जनवरी को मनाया जाता है। कहां पर? 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। अब देखिए आपके एग्जाम में और कौन कौन से दिवस पूछे जा सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। 24 जनवरी को तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 4 जनवरी को। क्या साथियों? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, क्या साथियों प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 जनवरी को साथियों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि 10 जनवरी को, क्या साथियों अगर बात करें ना 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और एक विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। यानी कि अगर विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछे तो विश्व हिंदी दिवस भी साथियों 10 जनवरी को, और अगर आपसे साथियों विश्व हास्य दिवस पूछे तो विश्व हास्य दिवस भी कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अच्छा, गुलाम वंश को पता, गुलाम वंश को साथियों दास वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाम वंश की अगर बात करते हैं ना साथियों, इसको दास वंश भी कहा जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये तो साथियों कावेरी नदी पर है। क्या शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और अगर पूछे कहां पर है तो कर्नाटक, आपको बताने के कर्नाटक में ही है। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, मुझे बताइए। तो आर्य समाज के संस्थापक साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। कहां पर की गई थी? तो बंबई में की गई थी। क्या कब की गई थी? तो 1875। कहां की गई थी? तो बंबई में की गई थी। ये सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कंप्यूटर चिप किस धातु की बनी होती है? अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो सिलिकॉन, जिनका भी आंसर है मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि 1 KB में, क्या 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 1 MB में, क्या साथियों 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1 MB में 1024 KB होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, यहां तक तो आपको मालूम होगा। ये भी आपको पता होगा कि 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद साथियों 1 TB आ जाएगी। तो 1 TB में कितने GB होते हैं? तो 1024 GB होते हैं 1 TB में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है 1 PB यानी कि 1 पेटाबाइट। क्या
एक पेटाबाइट की अगर बात करते हैं तो इसमें कितने जीबी होते, कितने टीबी होते हैं, 1024 टीबी होते हैं। तो ये जानकारी कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो साथियों ये तो राष्ट्रपति की अगर बात करें तो अनुच्छेद 72 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत ही राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दी जाती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? साथियों देखिए और मुझे बताइए। देखिए, चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों हम लोग के एसिटिक अम्ल नारंगी में नहीं पाया जाता, एसिटिक अम्ल नारंगी में नहीं पाया जाता है, ठीक है, बल्कि एसिटिक अम्ल तो साथियों सिरके में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। क्योंकि सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि चींटी में कौन सा अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में होगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल ऑप्शन में होगा। ये डायरेक्ट साथियों समझ लीजिए। कहने को तो तकरीबन 50 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, लेकिन ये 50 क्वेश्चन कैसे न कैसे करके 200 क्वेश्चन साथियों आपके बनेंगे। यानी कि तकरीबन 25 मिनट के अंदर साथियों 200 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर आज के इस वीडियो में साथियों बतलाने वाला हूँ। देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी? अभी तो नई दिल्ली है, लेकिन कोलकाता कब थी या कोलकाता से दिल्ली कब हुई साथियों? तो 1911 में हुई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? अगर बात करते हैं साथियों इसके गवर्नर की, तो शक्तिकांत दास। क्या साथियों? शक्तिकांत दास इसके कौन है? शक्तिकांत दास यहां पर था आएगा, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया। शक्तिकांत दास इसके कौन है? इसके गवर्नर हैं, ठीक है ना। अगर इसकी स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? तो 1934 के एक्ट के तहत की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया कि साथियों? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अगर आपसे पूछे तो आरबीआई ही भारत का केंद्रीय बैंक है, इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद देखिए साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, तुरंत साथियों वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। कह रहे कि कवि भी हैं, शायर भी हैं, संगीतकार भी हैं, कौन? अमीर खुसरो की बात चल रही है। अच्छा, अमीर खुसरो की जब हम बात करते हैं तो इनको सितार एवं तबले का जनक कहा जाता है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि सितार एवं तबले का जनक किसे कहा जाता है? क्या सितार एवं तबले का जनक किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कव्वाल का जनक किसे कहा जाता है या कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है, कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों इनका जन्म कहां पर हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के एटा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? फटाफट साथियों मुझे बताइए। देखिए साथियों, आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में अभी समय है, यानी कि इतना समय है कि अगर अभी आप होश संभाल लेते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर तय हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कुछ समय के बाद, जब एग्जाम डेट बिल्कुल नजदीक आ जाएगी, तो ना तो मैं आपकी तैयारी फिर उतने कम समय में करवा पाऊंगा और ना आप उतना ज्यादा पढ़ पाएंगे, ना पढ़ाई कर पाएंगे। तो अभी मौका है, दस्तूर है, सब कुछ है, ये समझ लीजिए। और 39,000 वैकेंसी आई है। 39,000 बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है साथियों, इतनी और अदर वैकेंसीज में नहीं आती इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि इसमें अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए। एग्जाम फतेह इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मटेरियल आपको दिया जाए, जो कंटेंट आपको दिया जाए साथियों, जो क्लास में कंटेंट आपको दिया जाए, क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं साथियों, मेरी कई सारी क्लासेस ऐसी भी हैं जिसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन, जिसमें जीएस के 20 क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, ठीक है, और जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन। ऐसी अगर आप डेली क्लास देखना चाहते हैं तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये डेली अगर आप मॉडल पेपर देखेंगे ना, डेली 20 क्वेश्चन हिंदी के, इसके रीजनिंग के 20 कॉन्सेप्ट, मैथ के टॉप 20 कॉन्सेप्ट, तो मेरा मानना है कि कुछ ही दिन में आपकी तैयारी एकदम बहुत बूस्ट हो जाएगी साथियों, बिल्कुल एक तरीके से बूस्टिंग पावर आपकी लग जाएगी। तो ठीक है, तो अभी सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपके माँ और बाबूजी का सपना है कि आपका सिलेक्शन साथियों इस बार हो जाए
बहुत अच्छे तरीके से। खैर अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की, तो आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, तो 1959 में लागू की गई। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू की गई, तो राजस्थान में लागू की गई। अगर जिला पूछ ले तो साथियों नागौर जिला आपको बता देना, क्या नागौर जिला आपको बता देना, ये भी आपको कहीं ना कहीं याद रखना है। उसके बाद देखिए बिहू लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, तो बिहू लोक नृत्य कहां पर किया जाता है, मैं कहूंगा बिहू लोक नृत्य तो असम में किया जाता है। अच्छा बिहू भी असम में किया जाता है, उसके अलावा असम में कौन कौन से किए जाते हैं, बुगुरुम्मा, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुगुरुम्मा नृत्य कहां किया जाता है, तो यह भी असम का ही एक लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए चौरी चौरा कांड साथियों कब घटित हुआ था, मुझे बताइए। तो चौरी चौरा कांड की अगर बात करते हैं साथियों, ये 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। कहां पर साथियों, यूपी के गोरखपुर जिले में। कहां पर, यूपी के गोरखपुर जिले में घटित हुआ था। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। तो 1922 आपका क्या होगा साथियों, 1922 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि संबंधित ट्रॉफी और उससे संबंधित खेल जो सही नहीं है वो आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर टेनिस की बात करें या डेविस कप की बात करें, तो डेविस कप जो है ना वो टेनिस के खेल में दिया जाता है, राइडर कप गोल्फ के खेल में दिया जाता है, और उबेर कप साथियों बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है। लेकिन मर्डेका कप साथियों टेनिस के खेल में नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मर्डेका कप की अगर बात करें तो ये साथियों फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। तो ये चारों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन बरगा किससे संबंधित है, मुझे बताइए। ये कुछ नहीं है। ऑपरेशन बरगा की अगर बात करते हैं साथियों ये किससे संबंधित है, फटाफट मुझे यहां पर आप लोग बता दीजिए। चलिए साथियों, चलिए तो पश्चिम बंगाल के बटाईदारों से संबंधित है, मैं कहूंगा बिल्कुल। यानी कि ऑपरेशन बरगा किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल के बटाईदारों से ही संबंधित है। किसको प्रकाश का त्योहार कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों दिवाली की अगर बात करते हैं तो दिवाली को ही प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि रण उत्सव साथियों गुजरात में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। तो मैं कहूंगा कि रण उत्सव की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर मनाया जाता है, ये गुजरात में मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए सामाजिक त्योहार है नुआखाई, जिसका नाम है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो नुआखाई साथियों बहुत आपसे बार बार पूछा जाता है कि कहां पर मनाया जाता है, तो ओडिशा में ये नुआखाई साथियों मनाया जाता है त्योहार, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है साथियों, मुझे बताइए। तो जब हम बात करते हैं साथियों इस सवाल की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कारगम। क्यों, क्योंकि कथकली की अगर बात करते हैं साथियों तो ये कथकली कहां का है, ये आप भी जानते हैं। कथकली साथियों केरल का है। और यक्षगान की अगर बात करते हैं तो यक्षगान कहाँ का है साथियों, कर्नाटक का है। और जिसके अंत में अट्टम आ जाए यानी कि कुडियाट्टम कहाँ का है, तो ये भी आपका केरल का हो जाएगा। लेकिन कारगम की बात करते हैं तो कारगल नाम आपका साथियों तमिलनाडु का। तो आपका जवाब किस ऑप्शन के साथ है, ऑप्शन नंबर ए के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है, मुझे बताइए। तो राखल लीला की अगर बात करते हैं ये कहाँ का है, ये असम में मनाया जाता है राखल लीला लोक नृत्य। उसके अलावा असम में बिहू भी मनाया जाता है और बिछुआ भी मनाया जाता है। अच्छा हरियाणा का मैं आपको एक लोक नृत्य बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वांग लोक नृत्य कहां किया जाता है, तो यह हरियाणा में किया जाता है। केरल का तो मैं आपको बता ही चुका हूं, कथकली है, मोहिनी अट्टम है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे जावारा। क्या साथियों, जावारा की अगर बात करते हैं तो जावारा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों मध्य प्रदेश का ये है। चलिए नेक्स्ट नंबर का है कि परिकर, क्या लिखा हुआ है साथियों, परिचकली की अगर बात करें इनमें से किस राज्य का कहां का लोक नृत्य है परिचकली। तो ये अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो परिचकली की अगर बात करें लक्षद्वीप, आप लोग ध्यान रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का एक लोक नृत्य है परिचकली, आपसे बहुत पूछा जाता है। अच्छा यहां पर अगर बात करें साथियों कर्नाटक का आपको पता है यक्षगान है, लेकिन एक और पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों डोलू कुनिता। क्या, अगर डोलू कुनिता की अगर बात करते हैं, डोलू कुनिता की अगर बात करते हैं ये कहां का है साथियों, तो ये साथियों लोक नृत्य कर्नाटक का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा आंध्र प्रदेश का एक धमाल नृत्य, क्या धमाल नृत्य की अगर बात करें कहां का है साथियों, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुंभी की बात करते हैं तो कुंभी कहां का है साथियों, कुंभी आपका तमिलनाडु का है। तो इतनी चीजें भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कि भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकेडमी साथियों कौन सी है, तो कौन सी
है, संगीत नाटक एकेडमी है। यानी कि अगर ये डिक्टो सवाल आए तो यही डिक्टो आंसर होगा और मैं कहूंगा ये डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है कि भारत की गजल क्वीन जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था तो वो कौन है? तो भारत की गजल क्वीन आखिर कहा किसे जाता है? तो मैं कहूंगा कि बेगम अख्तर को गजल भारत की गजल क्वीन कहा जाता है। ये क्वेश्चन साथों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये तो साथियों सरोद वादक हैं। क्या है ये? सरोद वादक हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि संतूर वादक की अगर बात करते हैं तो एक नाम बहुत आपसे पूछा जाता है कि शिव कुमार शर्मा। क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिव कुमार शर्मा की अगर बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करते हैं, किसकी अगर बात करते हैं साथियों? बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करते हैं तो ये शहनाई वादक हैं। बांसुरी वादक की अगर बात करें साथियों तो हरि प्रसाद चौरसिया। क्या? हरि प्रसाद चौरसिया ये साथियों बांसुरी वादक है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है बताइए? तो ये बंगाल की, महाराष्ट्र की, बिहार की या पंजाब की? तो मैं कहूंगा बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि अगर मधुबनी कला की बात करते हैं तो ये कहाँ की है साथियों? ये बिहार की है, ठीक है ना। चलिए अब मधुबनी कला का नाम एक और है, मिथिला पेंटिंग भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको साथियों? मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर मिथिला पेंटिंग की अगर बात करें तो क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया मधुबनी कला, अगर इसको ना पूछकर मिथिला पेंटिंग आपसे कहे तब भी आपको बिहार ही बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दुल्हनों का क्या साथियों? दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टनोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों मणिपुर से संबंधित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो साथियों वो कपड़ा कौन सा है? वो कपड़ा खादी है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की इनमें से किस शैली का उपयोग किया जाता है मुझे बताइए? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? मधुबनी का नहीं साथियों, कोलम का किया जाता है। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि जो घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए किस कला का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं कहूंगा किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोलम कला का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए चेरियल चित्रकला की एक शैली है, बिल्कुल है, चित्रकला की एक शैली है चेरियल, जो हाल ही में सुर्खियों में रही है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों तेलंगाना से संबंधित है, ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अच्छा आपको पता है कि अगर यहाँ पर कौन मधुबनी, क्या मधुबनी चित्रकला आ जाती तो आपका आंसर बिहार होता, लेकिन अगर यहाँ पर साथियों कलमकारी चित्रकारी आ जाती, क्या अगर यहां पर आ जाती क्या कि कलमकारी चित्रकला, क्या कलमकारी चित्रकला ये किस राज्य में की जाती है? तो ये कहां पर की जाती है? ये आंध्र प्रदेश में की जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों पट्टचित्र चित्रकला की, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों पट्टचित्र, क्या पट्टचित्र चित्रकला ये कहाँ की है? तो पट्टचित्र चित्रकला साथियों ओडिशा की है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो राजा राममोहन राय के द्वारा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम की एक पुस्तक थी। ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। अच्छा राजा राममोहन राय से संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? क्या आपसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत का जनक कौन है, ये बता दीजिए। तो सिंपल सा आपको जवाब दे देना है कि राजा राममोहन राय ही आधुनिक भारत के जनक कहलाए जाते हैं। या उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण, क्या साथियों भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है? साथियों देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों द लाइफ ट्री की अगर बात करें तो द लाइफ ट्री ये पुस्तक डॉक्टर अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है कि मालगुडी नामक काल्पनिक
गांव एवं उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए भारतीय लेखक, यानी कि सिंपल से आपको बताना है कि मालगुडी, जो मालगुडी डेज आता नहीं था, मालगुडी डेज आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता था, बहुत शौक था मुझे तो भाई इसका। मालगुडी, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना, इतनी सी बात आपको बताना है। तो R.K. नारायण आपको याद रखना है, यही इसके लेखक हैं। ये आप सभी लोगों को यहां पर साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए तो मालगुडी डेज की रचना किसने की थी साथियों? R.K. नारायण ने की थी। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहां पर कि भारत सरकार के प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? देखिए पहला पॉइंट आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, किसका जन्म हुआ था 29 जून को? तो मैं कहूंगा प्रशांत, यानी कि पीसी महालनोबिस, यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म हुआ था, इसलिए ही 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बस इतनी सी बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा ये तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि आप प्रवासी भारतीय से क्या समझते हैं? जैसे कि मान लीजिए प्रवासी भारतीय, आपने ये सुना तो बहुत होगा, लेकिन आखिर प्रवासी भारतीय का मतलब क्या होता है ये आप आज देखेंगे। क्या 15 जनवरी 2013 का दिन NRI खिलाड़ियों के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता? मैं कहूंगा नहीं। अरे भाई, प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, कम से कम इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। क्या 17 जुलाई 2014 का दिन जब भारतीय मरीन इंजीनियर्स को सम्मानित किया गया था उसको प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं? मैं कहूंगा नहीं। 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में, बिल्कुल साथियों, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बंबई आए थे, अपने भारत आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी को। तभी साथियों एक तरीके से क्या मनाया जाता है? तभी साथियों एक तरीके से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो मैं कहूंगा कि 9 जनवरी 2023 के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना, 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में साथियों मनाया जाता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिए? अब यहां से कई सारे सवाल बनेंगे, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। डिप्थीरिया, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया साथियों? तो कब दिया गया? 1901 में दिया गया। किसको दिया गया अगर आपसे ये पूछ लिया जाए साथियों, तो इनका नाम है वॉन बेहरिंग। इनका नाम क्या है? इनका नाम है साथियों वॉन बेहरिंग। तो वॉन बेहरिंग को दिया गया डिप्थीरिया की टीके की खोज के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था साथियों? मदन मोहन मालवीय जी को किया गया था। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यही भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर? या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आ जाए या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाए, इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों? द हेग में है, ठीक है ना, द हेग में है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र का यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर है, तो न्यूयॉर्क सिटी में ही। कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी में ही है। चलिए अब यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय तो वॉशिंगटन डीसी में, ये लिखा हो वॉशिंगटन डीसी। अगर आपसे पूछ लिया जाए WHO का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों कहां पर है? तो साथियों जिनेवा में है। अगर लंदन की हम बात करते हैं या अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर है, तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय साथियों लंदन में। तो इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपने देखे। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग लाइक करके जरूर बताइएगा, और एक प्यारा सा साथियों कमेंट आपको करना है। क्या करना है? एक प्यारा सा कमेंट आपको करना है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। वीडियो के सेक्शन में साथियों आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और उसके अलावा साथियों कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास वीडियो तैयार की गई हैं। आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे MORE मोर लिखा होगा, तो SSC GD
प्लेलिस्ट करके एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। जब आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, यूट्यूब लोगो होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोस साथियों ओपन हो जाएंगे। मेरा मानना है कि अगर एक एक करके उन सभी वीडियोस को आप देख लेते हैं तो आपका मैथ का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैथ में फिर आपको दिक्कत नहीं लगेगी अगर आप एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। रीजनिंग का आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हिंदी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और जीएस भी आपकी कुछ हद तक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं कहूंगा प्लेलिस्ट की जो हर एक क्लास है, एक एक क्लास का एक एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर अगर है तो मैं आपको साथियों कह सकता हूं कि सिलेक्शन तो आपके बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत आसान आपके लिए सिलेक्शन हो जाएगा जीडी में। चलिए साथियों, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। इस वीडियो को अगर 2-4 मित्रों के साथ शेयर कर देंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये पीडीएफ आपको पाना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है उसको साथियों जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पीडीएफ वहां पर भेज दी जाएगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।